नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, अब भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि किलिंग मशीन आ रही है। जी हां, किलिंग मशीन आ रही है और दाऊद और हाफिज सईद डरे हुए। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट गेस्ट है जब पहुंचे व्हाइट हाउस में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, भव्य स्वागत हुआ पीएम मोदी का। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति वेलकम करने के लिए खड़े थे और उनकी पूरी कैबिनेट, आप देखिए उनकी पूरी कैबिनेट, वाइस प्रेसिडेंट जैक सुलिवन खड़े हैं, विदेश मंत्री खड़े हुए हैं, रक्षा मंत्री खड़े हुए हैं, सारे बाइडेन की पूरी टीम खड़ी है। टीम बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए खड़ी थी। एक एक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारुफ करा रहे। बाइडेन ये रक्षा मंत्री है, लॉर्ड ऑस्टिन ये अमेरिका की पूरी टीम मोदी के वेलकम के लिए मौजूद थी। अब देखिए विदेश मंत्री भारत के जयशंकर, अब प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन का स्वागत करवाया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, दूसरी तस्वीर ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे, क्योंकि स्टेट गेस्ट है इसलिए खास सलामी, बाकायदा बैंड की धुन के साथ, बाकायदा भारत का राष्ट्रगान भी, उसकी धुन भी बजाई गई इस मौके पर। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान व्हाइट हाउस के अंदर हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। अब से कुछ वक्त में इसका स्टेटमेंट आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी डील इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिका सरकार के बीच हुई है। यह डील है एक किलिंग मशीन को लेकर, ऐसी किलिंग मशीन जो बहुत कम देशों के पास है, और उस किलिंग मशीन से पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद को दिल्ली से ही मार गिराया जाएगा। प्रधानमंत्री ये किलिंग मशीन लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। ये किलिंग मशीन किस किस को मार चुकी है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, आतंकी अल जवाहिरी को इसी किलिंग मशीन ने मारा। अब ये भारत में होगी। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी कौन है, कैसे मारा, आगे बताऊंगा, लेकिन कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा इसी किलिंग मशीन से। यह अब भारत में होगी। अगली तस्वीर दिखाइए, और भारत किसे ढेर कर पाएगा, दिल्ली से बटन दबेगा और यह किलिंग मशीन जाकर हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को ढेर कर देगी। और आपको बताऊं, यह खबर आने के बाद न दाऊद को नींद आ रही है, न हाफिज को, न शाहबाज को। देखिए रिपोर्ट। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था, और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। मोदी अमेरिका से ला रहे हैं सबसे बड़ा हथियार। बाइडेन ने मोदी को दे दी है किलिंग मशीन। अब दिल्ली से बटन दबेगा और पाकिस्तान में दुश्मन ढेर हो जाएगा। यह है प्रीडेटर ड्रोन जो मोदी अमेरिका से खरीद रहे हैं। मानव रहित ड्रोन से बिना किसी को पाकिस्तान भेजे यह ड्रोन हाफिज सईद और दाऊद को मार गिराएगा। जैसे अल जवाहिरी मरा, वैसे ही मारा जाएगा दाऊद इब्राहिम। जैसे कासिम सुलेमानी का काम तमाम हुआ, वैसे ही हाफिज सईद ढेर होगा। अमेरिका में बाइडेन के साथ मोदी डिनर कर रहे हैं तो पाकिस्तान में दाऊद और हाफिज के गले से पानी उतरना बंद हो गया है। मोदी से बचने के लिए दाऊद और हाफिज सईद पूरे पाकिस्तान में ठिकाना ढूंढने में लगे हैं। जैसे ही मोदी प्लेन में सवार होंगे, पाकिस्तान में डॉन और आतंकी हाफिज सईद अंडरग्राउंड हो जाएंगे। मोदी के भारत लौटते ही दाऊद और हाफिज के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आइए, अब ये प्रीडेटर आ रहा है, जो प्रीडेटर को आप देख रहे हैं, ये जब भारत में आएगा तो कैसे मार गिराएगा दुश्मनों को। हाफिज सईद और दाऊद को मारने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, भारत के पास ये किलिंग मशीन होगी। देखिए दिल्ली में बैठे बैठे कैसे ढेर हो जाएंगे ये सब। हाफिज सईद की बारी देखिए, दिल्ली से ये ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन उड़ेगा, इसे उड़ाइए प्लीज, और लाहौर में जाकर गिरा देगा 430 किलोमीटर दूर। हाफिज सईद या तो लाहौर में है या सिंध में है। सिंध 902 किलोमीटर दूर है। दाऊद इब्राहिम देखिए, दिल्ली से अगर यह प्रीडेटर उड़ेगा 1089 किलोमीटर जाकर कराची में ढेर कर देगा दाऊद इब्राहिम को। आइए मैं आपको बताता हूं यह कैसे काम करता है, यह कैसे
दुश्मन को पर अचूक निशाना लगाने की ताकत रखता है। वो देखिए जरा, तस्वीर दिखाइए जरा। प्रीडेटर ड्रोन आप देख रहे हैं, ये टारगेट सेट करता है और उसके बाद फुल स्क्रीन लीजिए कैसे टारगेट को ढेर कर देता है। इसमें किसी शक की जरूरत नहीं। दिल्ली से जाएगा और कराची, लाहौर, सिंध के आसमान के ऊपर जैसे ही लोकेशन पता चलेगी कि दाऊद इब्राहिम कहीं है, जैसे ही लोकेशन पता चलेगी हाफिज सईद कहीं है, वहां जाकर यह दुश्मन का काल बन जाएगा प्रीडेटर ड्रोन। और जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत इसे खरीदने जा रहा है, पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है? हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम। उन्हें लग रहा भारत को किसी सेना को भेजना नहीं पड़ेगा। ये देख रहे हैं, यही हाल होगा हाफिज सईद का जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। भारत अमेरिका में प्रीडेटर ड्रोन की डील हो गई है। अमेरिका से भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन ये मिलने वाले हैं। समझौते के तहत 30 प्रीडेटर ड्रोन भारत को मिल जाएंगे। भारत अमेरिका के बीच $3 अरब का यह करार हुआ है। आप देखिए हाफिज सईद की हालत ऐसा ही होगी। ड्रोन से चीन पाकिस्तान की हरकत पर नजर भी रखी जाएगी। देश के दुश्मन हाफिज और दाऊद की टेंशन बढ़ी है। कहने को तो हाफिज सईद लाहौर की जेल में बंद है, लेकिन हाफिज पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। पाकिस्तान के सिंध में भी देखा गया था हाफिज सईद। दिल्ली से लाहौर की दूरी कितनी है? 430 किलोमीटर। और जबकि दिल्ली से सिंध की दूरी है 902 किलोमीटर। इन दो जगह पर हाफिज हो सकता है। जबकि दिल्ली से सिंध की दूरी मैंने आपको बता दी, अकेले हाफिज सईद टारगेट पर नहीं है, बल्कि दाऊद इब्राहिम अगला टारगेट है। दाऊद इब्राहिम को भी ढेर किया जा सकता है। दिल्ली से सिंध 902 किलोमीटर जहां हो सकता है हाफिज सईद। कराची से दाऊद के ठिकाने की जानकारी है। अगला निशाना दाऊद हो सकता है। दिल्ली से कराची की दूरी 1089 किलोमीटर है। अब मैं आपको बताऊं, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन पहले टारगेट सेट करेगा, यानी एक बार उसे लोकेशन बता दी गई कि दाऊद इब्राहिम कराची में इस जगह पर है, उस इमारत के ऊपर जाएगा, सीधे मिसाइल हिट करेगा, दाऊद खत्म। प्रीडेटर ड्रोन की रेंज आपको बताऊं 1900 किलोमीटर है। हाफिज और दाऊद सिर्फ 1100 किलोमीटर दूर है और प्रीडेटर की रेंज उससे कहीं ज्यादा। ऐसे में प्रीडेटर ड्रोन दोनों को आसानी से निशाना बना सकता है। अमेरिकी प्रीडेटर एक मानव रहित ड्रोन है। दुश्मन को इसके आने की भनक तक नहीं लगती है। इसका सर्विलांस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है और एक बार उड़ान भरने पर 1900 किलोमीटर पर निगरानी कर सकता है, यानी पूरा पाकिस्तान इसके दायरे में है। पाकिस्तान में कोई किसी कोने में आतंकी छुपा हो, ये जाकर मार गिराएगा। मिसाइल और बम अपने साथ ले जा सकता है। ये 1746 किलोमीटर का वजन लेकर अपने साथ उड़ सकता है, यानी इतनी भारी वजन की मिसाइल ले जा सकता है। दुश्मनों को खोजकर उनके ठिकानों पर ही खत्म कर देता है। यह ड्रोन 30 घंटे तक किसी भी मौसम में उड़ सकता है। हवा में 444 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी सिर्फ 2 घंटे में यहां से उड़ेगा दिल्ली से। 2 घंटे में हाफिज और दाऊद का काम तमाम। 50,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। भारतीय नौसेना को इस सौदे से सबसे ज्यादा फायदा होगा। उसे निगरानी के लिए कुल 14 ड्रोन दिए जाएंगे। थल सेना और वायुसेना को 8-8 ड्रोन मिलेंगे। अमेरिका, इजराइल के अलावा किसी के पास ऐसे आधुनिक ड्रोन नहीं है। भारत तीसरा देश है। अमेरिका, इजराइल और अब भारत। अब जरा सुनिए इस पर क्या कुछ कह रहे हैं भारत के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट GD बख्शी। MQ-9B प्रीडेटर ने जो है अयमान अल जवारी और सुलेमानी को ढेर कर दिया था। अब ये भारत के पास आ रहा है और निश्चित ही जो हमारा हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम गुनहगार हैं, उनकी तो नींद उड़ गई होगी, होशाबास उड़ गए होंगे, बिकॉज दे शुड बी नेक्स्ट। अब सोचिए जरा, मैं क्यों कह रहा हूं ये कितना खतरनाक हथियार है। किसके पास है? सिर्फ अमेरिका के पास, सिर्फ इजराइल के पास। तीसरा देश भारत है। पाकिस्तान में नींद नहीं आ रही है ऐसे दुश्मनों को। इस प्रीडेटर ने किसे किसे मारा है ये आप देख रहे हैं। उसामा बिन लादेन जब मारा गया तो उसामा बिन लादेन की लोकेशन इसी प्रीडेटर से, इसी ड्रोन से अमेरिका तलाश रहा था। अमेरिका को इसी ड्रोन ने बताया उसामा कहां है, उसामा कहां जा रहा है। हर एक्शन पर नजर थी। यह ड्रोन वो भी काम करता है, हमारी सीमाओं की रखवाली भी करेगा।
जवाहिरी, ओसामा का करीबी जवाहिरी को मिसाइल लगाकर इस ड्रोन से मार दिया गया था। अब इसकी ताकत समझिए, अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये वो घर है जवाहिरी का, कुछ नुकसान नहीं हुआ। यहां अगर आपको छेद नजर आ रहा है, ये खिड़की है, हुआ ये ड्रोन गया, इसमें मिसाइल लगी थी, जवाहिरी यहीं मौजूद था, सीधी मिसाइल खिड़की के अंदर गई, जवाहिरी मर गया, बाकी कोई नुकसान नहीं। अब ढूंढते रहे पाकिस्तान, ये खोजता रहे कि कौन आया था और मार गया, पता भी नहीं चलेगा। ये ताकत रखता है ये ड्रोन, ये है। अब आपको बताता हूं जरा जवाहिरी और कासिम सुलेमानी को कैसे मारा गया, इससे आपको अंदाजा होगा कि अब भारत क्या कर सकता है ऐसे आतंकियों के साथ। ये देखिए, जवाहिरी कुछ ऐसे मारे गए, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कौन आया, मारकर चला गया। अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को अमेरिका ने मारा, अमेरिका ने इसी ड्रोन की मदद से जवाहिरी को ढेर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद इस बात की पुष्टि की थी, काबुल की एक गली में जवाहिरी को मार गिराया गया था। ड्रोन में हेलफायर RX-9 मिसाइल को लगाया गया, इसमें एक मिसाइल फिट की गई। काबुल में सुबह 6:18 पर ड्रोन से सटीक निशाना लगाया गया। घर पर मौजूद था जवाहिरी, खिड़की से दिख रहा था। अमेरिका में 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था जवाहिरी, और लादेन के बाद जवाहिरी का सफाया कर अमेरिका ने अपना बदला पूरा कर लिया। अकेले जवाहिरी नहीं, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं कासिम सुलेमानी की है, ईरान का टॉप कमांडर था कासिम सुलेमानी। गाड़ी के आगे आपको नजर आ रहा है बीच में, बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में सुलेमानी मारा गया। तब भी MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के जरिए सुलेमानी को ढेर कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह हमले का प्लान बनाया गया था, और ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की विदेश में काम करने वाली यह यूनिट थी, और अक्सर इराक और पश्चिम एशियाई देशों का दौरा करता था कासिम। उसे ईरान के दुश्मनों को कुचलने के लिए जाना जाता था। अमेरिका और ईरान में तब ठनी हुई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह को बढ़ावा देने का आरोप कासिम सुलेमानी पर लगा, तो अमेरिका ने बिल्कुल शांति से, बिल्कुल खामोशी से निपटा दिया और बदला ले लिया, और यह बता दिया कि कितना खतरनाक हथियार है जो मोदी लेकर आ रहे हैं। जरा सुनिए मेजर आर्या क्या कह रहे हैं, गौरव आर्या। प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं। गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, बस वहां पे घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट, और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36, 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना। उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो, उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्वेलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं, और ये अटैक भी करते हैं। अब सोचिए जरा, ये हथियार मोदी लेकर आ रहे हैं अमेरिका से। पाकिस्तान की रूह कांप उठी है, शहबाज शरीफ की टेंशन बढ़ गई है, बैठकों पर बैठक हो रही है पाकिस्तान में, हाय तौबा मचा है कि आखिर बचेंगे कैसे अब क्या करेंगे, हमारे जो आतंकियों के सरगना है ये सब कहां छिपेंगे। अब तो भारत को किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, आसमान से कोई आएगा और मारकर चला जाएगा। देखिए जरा पाकिस्तान में क्या बात हो रही है, इस डील से हो क्या रहा है। देखिए, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया है, भारत अमेरिका अपने संबंध बेहतर करें, लेकिन यह संबंध पाकिस्तान की कीमत पर ना हो, यह डर है। पाक भारत चीन सीमा से साझा करता है और पाकिस्तान को पड़ोसियों से संबंध सुधारने होंगे, शांति आने से ही हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। मोदी ने अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन की डील पक्की कर ली है। इस डील ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी। पाक के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने चिंता जताई है, वो कह रहे हैं इससे साउथ एशिया में हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी। सोचिए जरा, खुद आतंकी पैदा करते हैं, भारत हथियार खरीद ले तो होड़ बढ़ जाएगी।
इससे पाकिस्तान की सुरक्षा प्रभावित होगी। प्रीडेटर ड्रोन आतंकियों के लिए अब काल बन जाएगा। पाकिस्तान को आतंकियों के खात्मे का डर सता रहा है। पाकिस्तान के पास अगर कोई अवैध ताकत है तो वो आतंकी है। पूर्व राजनयिक ने भारत की बढ़ती ताकत पर भी चिंता जताई है। पाक चीन से मुकाबले के लिए भारत खुद को मजबूत कर रहा है। अमेरिका को भी क्षेत्रीय सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। अब आप सोचिए जरा कितने खौफजदा है पाकिस्तान में, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर असीम मुनीर हो, उनके आर्मी चीफ। सुनिए जरा एक्स राजदूत, पूर्व राजदूत अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू होगी विजिट के आखिर में, उसमें क्या कहा जाता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से मुताल्लिक क्या बात कही जाती है। ये तो बात तय है कि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट जो भी इशू होगी वो उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत ने इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन DC में भी डिमार्च किया होगा और लिहाज से याद दहानी कराई होगी अमेरिका को कि ये विजिट तो हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो प्रेसिडेंट बाइडेन की तकरीर में या दूसरे लोगों की तकारीर में या फिर जॉइंट स्टेटमेंट में जो कि ये तासुर दे कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो एक हम कोशिश कर रहे हैं ताल्लुकात को एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में लाने की, वो मुतासिर हो। तो सिर्फ एक डील नहीं है, अगली जो डील मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद आप फख्र से खड़े हो जाएंगे कुर्सी से। क्यों कह रहा हूं मैं? अगली डील ऐसी की है प्रधानमंत्री मोदी ने जो दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास, और चौथे हम होने जा रहे हैं। आज तक 3 देशों के अलावा वो काम कोई और कर नहीं पाया है। जानते हैं क्या? ये देख रहे हैं आप, ये जेट है तेजस फाइटर जेट। भारत अब इसका इंजन बनाएगा। आज तक दुनिया के सिर्फ 3 देश इंजन बना पाते हैं, चौथा कोई देश नहीं। अब भारत बनाएगा। यह सबसे बड़ी डील हो गई है। इसके मायने आपको बताऊंगा आपको कि भारत और दुनिया के बाकी देश क्यों आज तक इंजन नहीं बना पाए। इंजन देखिए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। यह है इसका इंजन। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इसके इंजन में 40,000 कलपुर्जे लगते हैं, 40,000 पार्ट्स, तब यह बनकर तैयार होता है। इस इंजन की जो हीट जानते हैं कितनी होती है? 1400 डिग्री सेल्सियस और 1530 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पिघल जाता है। इस तरह का इंजन कोई नहीं बना पाया। भारत के पास यह इंजन होगा और भारत में बनेगा। नेहरू जी ने कोशिश की थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। नेहरू जी ने कोशिश की थी, ये देख रहे हैं तस्वीर। हिटलर का इंजीनियर था जर्मनी का, इनका नाम था कुर्ट टैंक। ये जो देख रहे हैं साथ, नेहरू जी ने कोशिश की, वहां से इंजीनियर लाए, लेकिन यह भी सफल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। अब सोचिए भारत के लिए कितने गर्व की बात है कि जेट का इंजन बनेगा। इसकी खासियत मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि भारत अब दुनिया के सिर्फ 3 देश में शुमार होगा। समझिए चीन के पास भी वो ताकत नहीं है जो जेट का इंजन बना पाए। अब जरा इंजन देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये ऊपर से आया, ये है भारी भरकम इंजन। मोदी के अमेरिका दौरे में जेट डील पर मोहर लगी है। अब भारत के साथ मिलकर जेट इंजन बनाएगा अमेरिका। भारत के स्वदेशी तेजस, ये जो तेजस आप देख रहे हैं, MK2 के लिए इंजन की डील हुई है। और आपको बताऊं, ये जो तेजस में इंजन लगा है, इससे भी ज्यादा अपडेटेड अपग्रेडेड इंजन है ये। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ समझौता हुआ है, जिसे आप GE के नाम से जानते हैं। अमेरिका की GE एरोस्पेस और भारत की HAL के बीच यह समझौता हुआ है। फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का रास्ता साफ हो गया है और GE F414 इंजन, यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन है जो इसमें लगेगा। अमेरिका में इसका 30 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। यह इंजन बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर होता है, दूसरे इंजन के मुकाबले ज्यादा चलता है। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। दुनिया में पहली बार, आपको जानकर ताज्जुब होगा, 1930 में जेट इंजन का पेटेंट हो गया था, 1930 में, लेकिन भारत में आज तक नहीं बन पाया। अब बनेगा। दुनिया के सिर्फ 4 देश ही लड़ाकू विमान के जेट इंजन बनाते हैं। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये 4 देश हैं जो जेट इंजन बनाते हैं। इसी वजह से चीन और पाकिस्तान इस डील से टेंशन में है। चीन से निपटने के लिए भारत को इस तकनीक की बहुत जरूरत थी।
अमेरिका अपनी 80% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए HAL को टेक्नोलॉजी देगा और भारत विमानों के गर्म इंजन बनाने वाला 5वां देश बन जाएगा। इस डील को अगले 3 साल में पूरा भी किया जाएगा। 11 मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएंगी। अमेरिका ने किसी देश के साथ ऐसी डील नहीं की अब तक, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ हो रही। नेटो देशों के साथ इसे साझा नहीं किया है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस डील का मतलब आप समझ रहे हैं। अमेरिका ने नेटो देशों के साथ भी इसे साझा नहीं किया, वो डील भारत करने वाला है। अब जरा सुनिए, डिफेंस एक्सपर्ट रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब को, वो आपको बताएंगे इसकी अहमियत क्या है। को प्रोडक्शन की जाएगी एरो इंजन की हिंदुस्तान के फाइटर्स के लिए। ये बहुत बड़ी डील है जो 4-5 चीजों को रिफ्लेक्ट करती है। एक, प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन को, दूसरा उनकी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, तीसरा इससे हमारी इकोनॉमी में, दोनों देशों की इकोनॉमी में काफी सारी बढ़ोतरी होगी। उधर भी नौकरियां बढ़ेगी, इधर भी नौकरियां बढ़ेगी और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी में बहुत इजाफा होगा। G414 जो है इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है जो हमारे तेजस मार्क 2 को इक्विप करेगा और जो येट टू बी प्रोड्यूस तेजस मार्क 1 है उनके अंदर भी लगाया जाएगा। इससे जो तेजस मार्क 1 की क्षमता है वो तकरीबन डबल हो जाएगी। 3.5 टन के बजाय वो 6.5 टन वेपन ले जाएगा। उसकी ऑपरेशनल रेंज डबल हो जाएगी, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी और कॉम्बैट कैपेबिलिटी डबल हो जाएगी और हिंदुस्तान एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा जो पूरे मिडिल ईस्ट में और फ्रेंडली कंट्रीज को जहाज बेच सकेगा बनस्पत चाइना के। अब सोचिए जरा, सोचिए अब तक, आज तक जेट इंजन कोई देश क्यों नहीं बना पाया। मैं कोई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत अब बनाएगा। चीन तक नहीं बना पाया। कभी सोचा आपने? क्योंकि इतना महंगा इसका रिसर्च है और देश जानते हो बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए बनाए नहीं किसी। सवाल यह कि अब तक हमारे पास फाइटर प्लेन के इंजन बनाने की तकनीक क्यों नहीं थी। दुनिया में पहली बार 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया। 93 साल 93 इयर्स बाद भी दुनिया के सिर्फ 4 देश ही लड़ाकू विमान के जेट इंजन बना पाते हैं। 1950 के आसपास वायुसेना को नए लड़ाकू विमान चाहिए थे। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL तब विमान का ढांचा तो बना लेती थी। दिलचस्प बात है कि हम विमान का ढांचा तो बना लेते थे लेकिन इंजन नहीं बना पाए कभी। तमाम कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनी तो नेहरू जी ने हिटलर वाले जर्मनी के दौर में लड़ाकू विमान डिजाइन करने वाले जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक से संपर्क साधा। 1956 में भारत में कुर्ट टैंक ने HAL के साथ मिलकर लड़ाकू विमान का इंजन बनाना शुरू किया। जिन देशों के पास लड़ाकू विमान का इंजन बनाने की तकनीक है उसे उन्होंने बरसों की मेहनत के बाद हासिल किया। इसे बनाने वाली कंपनियों को कई देशों के सिविल और मिलिट्री फंडिंग मिली। वहीं कोई नया देश इस तकनीक पर काम करता है तो वहां कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता। उन्हें लगता पैसा सारा पानी में चला जाएगा। प्राइवेट कंपनियों को लगता है कि जेट इंजन बनाना आसान नहीं है, ऐसे में वो भी दूर भागते हैं। चीन ने कुछ जेट इंजन बनाए जरूर, लेकिन वो भी नकल यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके। आज भी चीन अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन रूस से लेता है। लड़ाकू विमान का इंजन बनाना दरअसल बेहद पेचीदा है। बोइंग 747 विमान के इंजन से समझिए, इसके एक इंजन में 40,000 कलपुर्जे होते हैं। यह 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, 1400 डिग्री। और लोहा कितने पर पिघल जाता है? 1538 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे में इन पुर्जों को काम का बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है, इसलिए कोई और बना नहीं पाया। अब इसकी अहमियत समझिए जरा, हम आपसे ज्यादा बेहतर बताएंगे मेजर गौरव आर्या। इसकी अहमियत जरा उन्हें सुनिए। इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप समझते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो यह है कि आपने चेक काट दिया ना, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $10 अरब साइन करा मोदी जी ने, गो। वहां से अमेरिका से सामान आ गया। मोदी जी ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया और ऐसे भारत में कई दिहाइयों से, कई दशकों से यही काम चला आ रहा था। इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया। राइट? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत कम होती थी। बोफोर्स की जो तोपें हैं जिन्होंने कारगिल में कमाल कर दिया था, ये बाहर की हैं। राइट? ये टेक्नोलॉजी बाहर की है। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते थे फौज में,
चाहे आप सुखोई के जेट्स ले लीजिए, चाहे आप मिग ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ऑल ऑफ देम आर फॉरेन टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक बात फर्क है बहुत बड़ा, ठीक है, इस बार चाबी लगाई है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की। यानी कि आप बनाते कैसे हैं वो चीज, ठीक है फॉरेन है, कोई बात नहीं, फॉरेन का है। आप कोई भी अमेरिकन जहाज ले लीजिए, ठीक है, वो फॉरेन का है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भारत में बनेगा, उसको भारतवासी बनाएंगे, भारत को फायदा मिलेगा, भारतवासियों को नौकरी मिलेगी, वो जेट भारत बना के विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, भारत फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा, और वो टेक्नोलॉजी का जो मालिक है वो भारत होगा, और भारत की मर्जी होगी उसको क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज अप टू इंडिया। अब सोचिए जरा, प्रीडेटर आ रहा है, किलर मशीन, इंजन बनाने जा रहे हैं हम लोग फाइटर का, जहाज का। पाकिस्तान कितना परेशान है, पाकिस्तान में क्या छप रहा है। आज सुबह का अखबार छपे, देखिए जरा पाकिस्तानी अखबार पढ़िए। पाकिस्तान का अखबार है द ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। वहां ललचा रहे हैं, अमेरिका में उनका इतना सम्मान बेहद आश्चर्यजनक है। भारत अब एससीओ और G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान को दिखाती हैं। पाकिस्तान टुडे में क्या छपा, मोदी के दौरे का मुख्य एजेंडा संबंधों को मजबूत करना है। अमेरिका भी भारत से रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके, और गलवान में झड़प के बाद भारत सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का तीसरा अखबार द न्यूज, इंटरनेशनल द न्यूज, इसमें छपा जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी से संबंध मजबूत कर रहा है। भारत के लिए यह अवसर बहुत बड़ा है। अमेरिका ने शाही अंदाज में मोदी का स्वागत किया है। पाकिस्तान का चौथा अखबार द न्यूज लिख रहा है अमेरिका भारत रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, अमेरिका तकनीक और रक्षा उपकरण दे रहा है। ड्रोन वाली डील भारत की सुरक्षा को मजबूती देगी। देखिए ड्रोन से ये भी डरे हुए। अब आपको अंदाजा होगा कि इनके डर की वजह क्या है। ये सिर्फ डरे डील से नहीं है, ये हमारे संबंधों से, अमेरिका के साथ उससे भी डरे हुए। ये तस्वीरें ये देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी देखिए बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन से बात कर रहे थे, वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन से मिले, ये वो तस्वीरें। बातचीत से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि दोनों के बीच, ये देखिए गले मिले गर्मजोशी से, ये रिश्ते को खुद ब खुद बयां कर रही है। पूरी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से हाथ पकड़ के मिल रहे हैं, बाइडेन हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखिए कंधे पर हाथ रखे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी को सी ऑफ करने आए बाइडेन खुद। ही एक तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाई, जब कोई मेहमान जाता है तो कोई तोहफे लेके जाता है। प्रधानमंत्री जो तोहफे लेके गए आपको बताएंगे, आप ताज्जुब करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो तोहफे दिए बाइडेन को, ये पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को दर्शाता है जो जो दिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, दिया क्या है ये देख रहे हैं, ये बॉक्स दिया है। इस बॉक्स में ये 10 छोटे छोटी जो डिब्बियां आपको दिख रही हैं, ये क्या है, बहुत खास है। ये देख रहे हैं, ये ग्रीन डायमंड है, वो दिया है। ये सोने का सिक्का है जिसमें ओम लिखा हुआ है, वो दिया है। ये घी गुड़ है। आइए अब आपको बताता हूं जरा मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफे में क्या क्या दिया है, और उसके अपने बहुत मायने, उसके मायने क्या हैं, ये भी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा उन तोहफों की खासियत क्या है, आप भी फख्र करेंगे तोहफे देखकर। ये देख रहे हैं, ये तोहफे प्रधानमंत्री जो गिफ्ट किए हैं, और ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, इस बॉक्स को खोलेंगे और आपको दिखाएंगे इसके अंदर है क्या। ये देखिए खुल गया है। अब इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है और इसकी खासियत क्या है। पीएम मोदी का बाइडेन को ये स्पेशल गिफ्ट है, और मोदी ने बाइडेन को 10 दान राशि गिफ्ट की है। अंदर आपको कितनी डिब्बियां दिख रही हैं, 10 हैं, गिनिए। पूर्णिमा के, इसका मतलब क्या, पूर्णिमा के 1000 चांद देखने वाले को यह दान देते हैं। यानी जिसने फुल मून देखा हो, पूर्णिमा के 10,000 चांद जिसने देख लिए हो। प्रधानमंत्री ने किसे दिया ये बॉक्स, बाइडेन को। क्या बाइडेन ने 10,000 चांद देखे? जी हां। 80 साल 8 महीने में एक शख्स 1000 बार पूर्णिमा का चांद देख लेता है। 1000 चांद जिसने देखे हो। बाइडेन नवंबर में अपना 81वां जन्मदिन मनाने वाले। अब इसके पीछे की समझिए कहानी। जब प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया और बताया आपकी उम्र 80 साल है और अब 1000 पूर्णिमा के चांद देख चुके हैं, इसका अपने आप में क्या मायने। 10 दान राशि में पहला स्थान गोदान का है। बॉक्स के अंदर देखिए जरा, बॉक्स के अंदर गणेश जी की मूर्ति भी आपको किनारे दिखाई दे रही है। चांदी से मड़ा नारियल भी रखा हुआ है अंदर।
इसे पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने बनाया है। अब देखिए जरा एक एक करके जो 10 डिब्बियां रखी थी उसमें क्या है देखिए। पहली डिब्बी जो आप देख रहे हैं चंदन का टुकड़ा है, मैसूर कर्नाटक का, यानी दक्षिण भारत भी इसमें है। 10 दान राशि में जमीन का हिस्सा भेंट किया जाता है और इसके प्रतीक के तौर पर चंदन का टुकड़ा शामिल किया गया है। अगली डिब्बी में देखिए क्या है, तमिलनाडु का तिल है इसमें, यानी कर्नाटक के बाद तमिलनाडु भी आ गया। बॉक्स में सफेद तिल भी रखा गया है, इसे तमिलनाडु में ही उगाया जाता है। अगला देखिए जरा, राजस्थान भी आ गया। 24 कैरेट सोने का सिक्का एक डिब्बी में है जो राजस्थान का है। बॉक्स में 24 कैरेट शुद्ध सोने का सिक्का रखा गया है, इसे राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान आ गया। अगली डिब्बी देखिए, इसमें राजस्थान का घी रखा हुआ है और बॉक्स में इसके तहत घी या मक्खन दिया जाता है और बॉक्स में जो घी रखा गया है उसे पंजाब से मंगाया गया है। पंजाब भी आ गया। अब देखिए झारखंड क्यों पीछे रहे। एक डिब्बी में रेशम का कपड़ा है झारखंड का, हाथ से बुना जाने वाला टसर रेशम भी गिफ्ट किया है प्रधानमंत्री ने। रेशम का कपड़ा झारखंड से लाया गया है। उत्तराखंड क्यों पीछे रहे, देखिए उत्तराखंड भी है। पहाड़ के लोग हमारे देख के खुश हो जाएंगे। बॉक्स में 7वें नंबर लंबे दाने वाले चावल रखे गए हैं और इस चावल को भी उत्तराखंड से लाया गया है। महाराष्ट्र देखिए, ये जो गुड़ दिया है पीएम ने डिब्बी में, ये महाराष्ट्र का गुड़ है। बॉक्स में गुड़ का एक टुकड़ा रखा गया है। गिफ्ट किए गए बॉक्स का गुड़ महाराष्ट्र का है। अब गुजरात तो प्रधानमंत्री का राज्य है, तो गुजरात का नमक दिया है और नमक की कीमत आप समझते हैं। बॉक्स के आखिरी हिस्से में नमक रखा गया है। गुजरात में बना हुआ नमक इसमें रखा हुआ है इस बॉक्स में। तो ये सारी तस्वीरें आपने देख ली, प्रधानमंत्री ने क्या क्या दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत खास कीमती गिफ्ट प्रधानमंत्री ने दिया है। गिफ्ट तो दिया है, गिफ्ट मिला भी है। बाइडेन ने क्या दिया है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पीएम ने एक और गिफ्ट दिया है, वो जरा देखिए। बाइडेन को मोदी ने स्पेशल उपहार दिया है। पीएम मोदी ने उपनिषद की प्रति गिफ्ट की है। उपनिषदों के 10 सिद्धांत पर यह पुस्तक आधारित है। अंग्रेजी अनुवाद के पहले संस्करण की यह कॉपी है। बाइडेन के प्रिय कवि विलियम येट्स इसके सह रचयिता हैं। यह पुस्तक 1937 में प्रकाशित हुई थी। येट्स के अंतिम कार्यों में से यह एक है। मोदी ने जिल बाइडेन को एक हीरा भेंट किया है, ये आप देख रहे हैं। 7.5 कैरेट का हरा हीरा गिफ्ट किया है। इस हीरे को प्रयोगशाला में तराशा गया है। यह हीरा पर्यावरण के अनुकूल भी है। निर्माण में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ है। इसका ताल्लुक कश्मीर से भी है, तो इस कश्मीर भी शामिल हो गया। वहीं बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने भी पीएम मोदी को कई गिफ्ट दिए। इनमें 20वीं सदी की किताब गैली शामिल है, जो हस्त निर्मित प्राचीन बुक है। विंटेज अमेरिकी कैमरा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी किताब और रॉबर्ट फॉस्ट की कविताओं की कॉपी भी मोदी को गिफ्ट की गई है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा और क्या कुछ दिया गया है गिफ्ट के तौर पर, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, गिफ्ट के बाद डिनर भी होना है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। राजकीय भोज होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में बाइडेन का राजकीय भोज है। ये डिनर में करीब 400 लोग शामिल होंगे। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन खुद तैयारी का जायजा ले रही हैं। स्टेट डिनर का मेन्यू सामने आ गया है। इसमें क्या क्या है देखिए। मसालेदार बाजरा है खाने में, अब से कुछ वक्त में डिनर शुरू होगा। मकई के दाने की सलाद भी इसमें है। स्पेशल मशरूम भी बना हुआ है, सब वेजिटेरियन है। मोटे अनाज का केक भी इसमें शामिल है। नींबू दिल दही सॉस है इसमें और कुरकुरा बाजरा केक है। कंप्रेस तरबूज भी है और मलाईदार केसर वाला रिसोटो भी है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के इस डिनर में होंगी। अब जरा सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो व्हाइट हाउस में मौजूद थे। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था।
प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में है, डील मैंने आपको बता दी। अभी कल बहुत बड़ा दिन है क्योंकि एक तरफ पटना में विरोधी होंगे और प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे। आइए तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उस वक्त वहां गरबा हो रहा था उनके सामने। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये वहां जो स्टूडेंट थे वो भारतीय गाना गा रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सुनाइए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। कल इसके बारे में आपको बताया था, 5 अरबपतियों का बचना मुश्किल है जो इसके अंदर थे। टाइटैनिक देखने गए थे, कल मैंने आपको बताया था। टाइटैनिक देखने गए थे, वो उनका कोई अता पता नहीं। उनकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है पनडुब्बी के अंदर की, और खत्म हुए भी 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। चंद मिनट कोई बिना ऑक्सीजन के रहता है, वो पनडुब्बी में 3 घंटे से ज्यादा वक्त से बिना ऑक्सीजन है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये उस सबमरीन की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस सबमरीन में ये गए हैं सब बैठकर। ये सबमरीन आप देख रहे हैं, इस तरह से टूरिज्म कराती थी। ये सबमरीन में बैठकर लोग जाते थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, कौन कौन थे उसमें से। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद थे उसमें। अगली तस्वीर दिखाइए। पाकिस्तानी अरबपति सुलेमान दाऊद की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुपुत्र हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। इन्हें आप देख रहे हैं, ये ब्रिटेन के अरबपति हामिश हार्डिंग है। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये जो थे, ये फ्रेंच एक्सप्लोरर है, संभवतः ये पायलट भी है और ये सीईओ भी थे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये सीईओ की तस्वीर। उससे पहले जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो पायलट थे, ये सीईओ थे, ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे। अब मैं आपको बताता हूं कि 5 अरबपतियों का बचना क्यों मुश्किल है। अब तक उनका कोई पता नहीं है। विदेशी न्यूज चैनल्स में सिर्फ यही खबर चल रही है, दूसरी कोई खबर नहीं। टाइटन पनडुब्बी रविवार शाम को 5:30 बजे कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी। पनडुब्बी को करीब 4 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचना था, लेकिन पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही पनडुब्बी रडार से गायब हो गई। पनडुब्बी में 96 घंटे तक की ऑक्सीजन मौजूद थी। 4 दिन बाद अब ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। जहां भी पनडुब्बी होगी उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ऐसे में 5 अरबपतियों का जिंदा बचना मुश्किल है। बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहने की कल्पना नहीं की जा सकती है। टाइटन पनडुब्बी में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता थी, यानी जितने ये 5 लोग थे, ये पनडुब्बी में जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे ऑक्सीजन लेने के बाद, तो वो जो मशीन थी, जो उपकरण अंदर लगा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा था जिससे ऑक्सीजन बनी रहे। ऐसे में आशंका यह जताई जा रही है कि समुद्र में इतना नीचे जाने पर अगर उसमें गड़बड़ी हुई होगी तो पनडुब्बी में सवार लोगों के दम घुटने से भी मौत हो जाएगी। पनडुब्बी को इस तरह से डिजाइन किया गया कि पनडुब्बी में बैठे लोग खुद बाहर नहीं निकल सकते, यानी ये खुद बाहर भी नहीं निकल सकते। टाइटैनिक जहाज 3800 मीटर यानी लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में है। टाइटैनिक को देखने के लिए समंदर की सतह से 4 किलोमीटर नीचे जाना। टाइटैनिक के पास ही पनडुब्बी खो गई, कहां गई किसी को नहीं पता। आज से 112 साल पहले टाइटैनिक जहाज अपनी यात्रा के 4 दिन बाद डूब गया था। तब करीब 1000 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। अब टाइटन के साथ 5 अरबपतियों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। उनका अब तक कोई अता पता नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के अरबपति थे दरअसल ये।
जिनका अता पता नहीं है। पाकिस्तान से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो सुनिए सर। एंग्रो के शीर्ष पे इस वाक्य से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह हमने देखा कि एक इंसानियत के नाते जो है दुआ गो हैं कि वो जल्दी से जो है मिल जाए और जो सही सलामत मिल जाए, क्योंकि इनके जो 96 आवर्स का जो टाइम था ऑक्सीजन का वो तकरीबन बहुत शॉर्ट रह गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि उनकी जो है फौरन रिकवरी भी हो जाए। एंग्रो एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का, इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आप इनको कह सकते हैं, काफ़ी लोगों के रोजगार इनसे वाबस्ता हैं, तो काफ़ी दुआएं इनके साथ हैं। और ये इंसिडेंस हुआ है काफ़ी ज़्यादा, एक आप कह सकते हैं कि बहुत दिलखराश वाक़या है और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। ये जो सबमरीन गई है वो तो उनको तो काफ़ी डिस्टेंस पे जाना था, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस था इनको, लेकिन इनके पास जो है ना वो थर्सडे तक ऑक्सीजन इनके पास अवेलेबल है। और अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं हुई है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस दिन से पनडुब्बी से संपर्क टूटा है उस दिन से रेस्क्यू चल रहा है, बचाव का काम चल रहा है, अब तक नहीं मिले। देखिए जरा तस्वीर, रेस्क्यू हो रहा है, यानी हवाई जहाज से रेस्क्यू हो रहा है कि समंदर में कहां खो गए। अब समंदर में किसी को ढूंढना सुई ढूंढने जैसा है, ये देख रहे हैं। यानी अब तक इससे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं चला है जैसा अरबपतियों को ढूंढने के लिए चल रहा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, एयरक्राफ्ट से ढूंढ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। देखिए जरा, यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जितने भी विदेशी न्यूज चैनल, CNN है, BBC है, ABC है, सब सिर्फ इसी खबर पर फोकस कर रहे हैं। पनडुब्बी टाइटन की खोज के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 19 जून को ही शुरू हो गया था। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रहे हैं। अमेरिकी नौसेना, कोस्ट गार्ड भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। कनाडा की कोस्ट गार्ड, नौसेना भी ऑपरेशन में शामिल है। C-17 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2 C-130 जहाज भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। अटलांटिक महासागर में अमेरिका से कनाडा तक 20,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फ्रांस का एक जहाज सर्च अभियान में शामिल है। मंगलवार को टाइटैनिक जहाज के पास आ रही एक आवाज को कनाडा के एयरक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया कि कोई आवाज आ रही है। माना गया कि यह आवाज टाइटन पनडुब्बी से आ रही थी, जिसके बाद टाइटैनिक के आसपास ऑपरेशन अभियान चलाया गया, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। रेस्क्यू अभी भी जारी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह जो सबमरीन लापता है, वो सबमरीन की क्या खासियत है, कब तक रह सकती है। यह है वो सबमरीन। दरअसल इनका टूर और ट्रैवल का बिजनेस था। इस पनडुब्बी में बिठाकर समंदर के अंदर ले जाते थे और समंदर में जो चीजें कभी डूब गई हैं, खासतौर पर टाइटैनिक जैसे जहाज, उनको दिखाते थे। ये आगे जो आप देख रहे हैं, इसमें ग्लास लगा है। आगे बैठकर नजदीक से जो पर्यटक है वो इसे देखते थे। अब देखिए जरा इसकी खासियत क्या है इस पनडुब्बी की, जिसमें अभी ये लापता है। देखिए जरा खासियत यह है इस पनडुब्बी की, ओशन गेट कंपनी ने टाइटन पनडुब्बी बनाई है। इसका नाम है टाइटन। लोगों को टाइटैनिक के मलबे तक यात्रा कराती है। इसमें एक पायलट और 4 यात्रियों के बैठने की जगह है। 4000 मीटर की गहराई तक जा सकती है और पनडुब्बी के अंदर से बाहर का नजारा दिखता है। 96 घंटे तक की एक्स्ट्रा लाइव सपोर्ट है इसमें। कार्बन फाइबर से बनी हुई है ये, टाइटेनियम की कैप लगी है इसमें। लंबाई इसकी 22 फुट है और वजन इसका 10,432 किलोग्राम है। प्रति व्यक्ति के लिए फीस 2 करोड़ की है। 2 करोड़ देकर इसमें सफर कर सकते हैं, लेकिन अब तक पता नहीं है कि आखिर अरबपति कहां है। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पटना में विरोधी एकजुट हो रहे हैं। दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं पटना में, ये देख रहे हैं काफिला चल रहा है, एक एक नेता पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी देखिए पटना पहुंच चुकी है, पटना में है, कल बड़ी बैठक में शामिल होने वाली है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती कश्मीर से पहुंच गई है पटना। महबूबा मुफ्ती भी इस बैठक में शामिल होंगी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये अब देखिए आम आदमी के नेता, आम आदमी के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। ये भी पटना पहुंच गए हैं। कुछ सुबह पहुंचेंगे, कल बड़ी बैठक होनी है
एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में है, दूसरी तरफ विरोधी उन्हें हराने के लिए पटना में जुट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक मोदी ही मोदी। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। रूस, फ्रांस, जर्मनी सब मोदी के मुरीद हैं। ऑस्ट्रेलिया मोदी को बॉस कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। लेकिन हिंदुस्तान के मोदी विरोधी सियासी दल अलग ही राग अलाप रहे हैं। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में मोदी विरोधी 1.5 दर्जन सियासी दल जुट रहे हैं। सबका एजेंडा एक है, मोदी हटाओ, मोदी से बचाओ। तो सवाल ये कि आखिर ये दल मोदी को हटाना क्यों चाहते हैं, जिन्हें देश की जनता ने सिर आंखों पर बिठा रखा है। सवाल ये भी, क्या मोदी विरोधी दल अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? कल बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इस बैठक से पहले ही विरोधी दलों में फूट के संकेत मिलने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर वो अध्यादेश का विरोध नहीं करते, वो अध्यादेश के खिलाफ वोट नहीं डालते, तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक इल्लीगल ऑर्डिनेंस का सपोर्ट कर रहे हैं और वो मोदी सरकार की तानाशाही का सपोर्ट कर रहे हैं। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी। कांग्रेस को इन चीजों की आदत नहीं है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के लिए और केजरीवाल के लिए इससे बड़ा झटका नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूं, और इस बड़ी बैठक में के लिए इससे बड़ा झटका नहीं होगा क्यों? देखिए जरा, केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं, केजरीवाल और कांग्रेस में ठन गई है। कल की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ कर दे, केजरीवाल कह रहे हैं। 23 जून की बैठक में अध्यादेश का मुद्दा उठेगा, कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी तो हम बहिष्कार कर देंगे, केजरीवाल का कहना है। बॉयकॉट बैठक का। खबर है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भी यह बता दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस साथ आ जाए, दिल्ली पर लाए केंद्र के अध्यादेश का विरोध करे और जिससे सरकार ने केजरीवाल के अधिकार छीने। अफसरों के तबादले का अधिकार उनके पास नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने विरोधी दलों को चिट्ठियां लिखी थी जिसमें सभी को अध्यादेश के खिलाफ आने को कहा था। अब तक कांग्रेस ने वक्त नहीं दिया केजरीवाल को मिलने का। कहा था साथ नहीं आए तो केंद्र सबके अधिकार छीन लेगी, अध्यादेश लाकर दूसरे राज्यों के अधिकार भी छीन लेगी। आम आदमी पार्टी के अल्टीमेटम पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगी। आप बहाना ढूंढ रही है, उसकी सेटिंग हो गई है, आपके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांग्रेस कह रही। सोचिए जरा, कल बैठक होने वाली और आज ये तू मैं हो रही है। संजय सिंह और संदीप दीक्षित जो लड़ रहे हैं वो बता रहा है कि ये बैठक पटना में होगी। आपको सुनवाने जा रहे हैं, जो बैठक पटना में होगी उससे पहले ही बॉयकॉट शुरू हो गया। सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी इतने सालों पुरानी पार्टी है, मुझे लगता है कि कल की बैठक होने दीजिए, उनका मत सामने आएगा और उन्होंने परिस्थितियां खुद झेली भी हैं और देख भी रहे हैं। मतलब उनकी तमाम राज्य सरकारों को बीजेपी ने तोड़फोड़ करके गिराया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश इसके बड़े उदाहरण हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किस प्रकार की सहमति और भूमिका राजनीतिक दलों में होती है, वो अलग ढंग से उसका आकलन करना पड़ेगा। राज्य के चुनावों में क्या भूमिका होती है, उसको अलग ढंग से देखना पड़ेगा। हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए और उसकी मीटिंग में ना जाने के लिए आप तो केवल बहाने ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऊपर से आपको आ गया होगा हुक्म कि न जाना। अगर ऊपर से आता तो आप फट से पहुंच जाते। ये नेताओं की, राजनीतिज्ञों की और उन लोगों की जिनको देश की चिंता है, उसकी मीटिंग है पटना में। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी। कांग्रेस को इन चीजों की आदत नहीं है। अब देख लीजिए, अभी मिलने जा रहे हैं कल और आज एक दूसरे के ऊपर आरोप और दलाली की बात कर रहे हैं।
कैसे मिलेंगे और कैसे लड़ेंगे। देखिए कल क्या होने वाला है ये मैं आपको बताता हूं। कल क्या बात बनेगी, क्या हो सकता है, गठबंधन पर चर्चा होगी, कैसे गठबंधन बने, एक साथ लड़ने पर निर्णय होगा, बात बनी तो नाम का ऐलान होगा, गठबंधन के कन्वीनर पर चर्चा होगी, कौन लीड करेगा, कन्वीनर के नाम का ऐलान भी हो सकता है, बात आगे बढ़ेगी तो सीपीएम पर भी विचार होगा और सीपीएम के लिए कमेटी बनाने का ऐलान हो सकता है। सीएमपी पर यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी। क्षमता के मुताबिक दलों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे पर भी चर्चा हो सकती है। आज बिहार के बेगूसराय में ईडी, आईटी के छापे पड़े हैं। ये छापे मंत्री विजय चौधरी के घर पड़े हैं। सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी और सीटों पर बाद में विचार किया जाएगा। यह विचार राज्यवार किया जाएगा और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी चर्चा नहीं होगी। किसी भी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा और केजरीवाल के अध्यादेश पर भी चर्चा नहीं होगी। अध्यादेश पर क्या करना है यह बाद में तय किया जाएगा। लेकिन केजरीवाल पहले कह रहे हैं कि पहले उनकी बात मानो, अध्यादेश पर कांग्रेस तैयार हो, वरना हो सकता है केजरीवाल कर इस बैठक में ना जाए। देखिए तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी पहुंची बिहार पटना, वहां लालू यादव से मिली और लालू यादव के पांव छुए। ये देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने लालू यादव के पांव छुए। बेशक ये तस्वीरें मायावती कह रही हैं, मायावती ने ट्वीट किया, वो कह रही हैं हाथ तो मिला लेते हैं ये लोग लेकिन इनके दिल नहीं मिलते। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। शुद्ध सरसों के तेल